हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 साइंस चैप्टर से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका सारे प्रश्न आंसर हम करने वाले हैं 1 बाय 1 और समझ के। तो चलिए देखते हैं और कौन सा पेज नंबर 4 का है ये। अब इसका स्क्रीनशॉट भी लेके नोट्स बना सकते हैं। और चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या कुछ सीख पाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्न में से छोटे पदार्थ को छांटना है, जैसे कुर्सी, वायु स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पे, इत्र की सुगंध। इन सब में आपको छांट करके बताना है कि इसमें कौन सा पदार्थ होगा और कौन पदार्थ नहीं है। सिर्फ पदार्थ बताना है कि इनमें से कौन कौन पदार्थ है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, बादाम भी क्या होगा, पदार्थ होगा, शीत पेय पदार्थ क्या है, ये भी पदार्थ ही होगा। यह सभी स्थान घेरते हैं तथा इन सभी का द्रव्यमान होता है, इसलिए ये पदार्थ कहलाएंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको आंसर लिख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बताइए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आप इसका आंसर लिखें। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? तो आंसर में लिखेंगे उत्तर में कि किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब अनुभव होती है जब गंध के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। यह भी जानते हैं कि कणों का विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप पर अधिक और निम्न ताप पर कम होता है। इसीलिए गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षण होता है? तो उत्तर में लिखेंगे आप स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, यानी मध्य होता है जो कणों के साथ रखता है। उनके बीच जल के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कम रहने के कारण सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, चूँकि उसके कण जो होते हैं पास पास होते हैं। उसके बाद सबसे कम आकर्षण बल गैस में होते हैं, चूँकि उसके कण दूर होते हैं। और जल में इनके मध्य होता है, बीच वाला। इसीलिए हम गोताखोर जो है वो पानी को काट लेता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो 3-4 विशेषता आप लिख दे। पदार्थ की कणों की विशेषताएं उत्तर में लिखेंगे आप पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है, पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ 3 रूप ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताएं के कारण होती है। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 6 का प्रश्न आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 6 में कौन कौन सा प्रश्न है और किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है पेज नंबर 6 का, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व के फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बढ़ने के साथ निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा, उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखना है बढ़ते क्रम में। तो चलिए लिखते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन दिया है? एग्जाम्पल में वायु, चिमनी, शहद, पानी, चौक, रुई और लोहा दे रखा है। इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन होगा? वायु होगा, उसके बाद चिमनी का धुआं होगा, उसके बाद रुई होगा, पानी होगा, शहद होगा, चौक होगा, उसके बाद लास्ट में लोहा।
यानी लोहा का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा इन सब पदार्थों में और सबसे कम वायु का। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विभिन्न पदार्थों की अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को स्पष्ट करें। ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करना है, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, आप इस तरह से एक तरफ गुण लिखिएगा ठोस, द्रव और गैस का, इस तरह से आप कॉलम बना करके, और यहाँ से सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आकार में आप क्या लिखिएगा कि ठोस का आकार निश्चित होता है जो स्थिर आकृति बनाए रखते हैं। द्रव में क्या होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, परंतु इसे जिस पात्र में डालते हैं वह उसी का आकृति ग्रहण कर लेता है। गैस में क्या लिखेंगे, ठोस का आकार निश्चित नहीं होता है। दृढ़ता में लिखेंगे कि ठोस दृढ़ होते हैं यानी, और द्रव क्या होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, इसीलिए ये बह जाते हैं। गैस भी दृढ़ नहीं होता। आयतन में लिखेंगे ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। उसको जितना जगह दीजिएगा उस सब का सब जगह घेर लेगा। नेक्स्ट है संपीड़न या शीतलता। ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते, द्रव को कम संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब कम जगह में उस चीज़ को रख देना, दबाव दे करके, प्रेशर से कम जगह में रख देना। इसीलिए तो गैस को छोटा कंटेनर में बहुत सारा गैस को रख दिया जाता है। नेक्स्ट है कणों के बीच अंतराण्विक बल। तो ठोस के कण के बीच जो होते हैं उनके अंतराण्विक बल जो होते हैं वो अधिक होते हैं, और द्रव में मध्य और गैस में सबसे कम। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता और बर्तन में गैस का भरना, आकार और गतिज ऊर्जा और घनत्व को टिप्पणी करना है। तो लिखिए आप एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं दृढ़ता को कि दृढ़ता किसे बोलते हैं। तो दृढ़ता पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते हैं, परंतु बल लगाने पर ये टूट जाते हैं। जैसे ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस को आप बल लगा के इसका आकार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा बल लगा दिए तो ये टूट जाएगा। जैसे कोई खिलौना है तो उसको आप ज़्यादा बल लगा दीजिएगा तो टूट जाएगा। नेक्स्ट है संपीड्यता। संपीड्यता का अर्थ है कि पदार्थ पर लगने वाले बल पर उसके कण एक दूसरे के समीप आ जाए, जिससे उसका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थों को तथा द्रव्यों का संपीड़न नहीं किया जा सकता, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट है तरलता। तरलता का अर्थ है बहाव। ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं तरल या द्रव पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से बह सकते हैं जैसे जल, दूध, परंतु कुछ पदार्थ धीरे धीरे बहते हैं जैसे शहद और ग्लिसरीन। ये थोड़ा गाढ़े होते हैं इसलिए बहुत ही स्लो बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्तन में गैस का भरना। चौथा प्रश्न हमारा बी का 4 नंबर। तो गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसीलिए गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भरा जा सकता है। जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में भी संपीड़ित करके गैस को भरा जाता है। इसी प्रकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को भी अधिक ताप पर गैस सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ेंगे आकार के बारे में। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल
बहुत अधिक हो तो उनका आकार निश्चित होता है। जैसे ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, परंतु तरल पदार्थों के कण के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण आकार निश्चित नहीं होता। वे उसी बल बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। इस प्रकार गैसीय पदार्थों का आकार भी निश्चित नहीं होता। आगे अब देखेंगे गतिज ऊर्जा एवं घनत्व के बारे में। पदार्थ के कण सदैव क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गति करने के कारण। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तरल पदार्थों में ठोसों से अधिक और गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है, गैस पदार्थ के जो कण होते हैं उनका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, पूछेगा बताइए इनमें से किसका गतिज ऊर्जा, किस पदार्थ के कण का गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो वायु का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देख लेते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, घना होते हैं। गैसीय पदार्थों के कण के मध्य खाली स्थान अधिक होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है, परंतु इनका घनत्व ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है, ए नंबर में क्या है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा और नगण्य आकर्षण बलों के कारण गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। यही कारण तो होगा। क्वेश्चन नंबर बी, कह कि तेजी से गति करते हुए जब गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो वे दबाव डालते हैं। गैस द्वारा डाला गया दाब तेजी से गति करने वाले गैस अणुओं की बर्तन की दीवारों पर टक्करों के कारण होता है। तो इस तरह से आप बी का आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, लकड़ी की मेज ठोस होती है, इसको आप लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर सी में थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सी में है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर डी, हवा में हमें आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे इस तरह से, हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कणों के बीच बहुत कम बल लगी होती है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच कम स्थान होता है और उनके जो अंतरान्विक बल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें हम हाथ नहीं चला सकते हैं। उसके लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। बर्फ का आयतन अपने उस जल को जिससे वह बना होता है अधिक होता है, इसके कारण बर्फ जो है वो पानी पे तैरते रहता है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 का स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 का प्रश्न आंसर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है उसमें बोला गया है कि तापमान को सेल्सियस में बदले, तो इसका फार्मूला क्या होता है? अगर केल्विन में दे रखा है या तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, चेंज करने के लिए अगर बोलेगा केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में, तो आप फार्मूला याद रखेंगे कि केल्विन बराबर होता है डिग्री
0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये इसको इस तरह से लिखे, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप इसको याद रखें, जिसका मान पूछेगा आप उसको इस यहाँ पे रखेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जब केल्विन में दे रखा होगा और सेल्सियस में पूछेगा तो सिंपली आप कर सकते हैं माइनस कर देना 273। जैसे यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है 300 केल्विन, तो 300 में से आप 273 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। आप उस फार्मूले से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, तो 27 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बी में बोल रहा है 573 केल्विन को चेंज कीजिए, तो 573 में से आप घटा दीजिए 273 को और जो वैल्यू आएगा वो डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा, तो 200 बचेगा यहाँ पे, तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उत्तर में आप लिखेंगे 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस जल जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। बी में लिखिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल द्रव तथा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। पहले द्रव से गैस अवस्था के रूप में बदल जाएगा और 250 पे तो पूरा ही गैस अवस्था में रहेगा। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेती है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 में है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो उत्तर में आप लिखेंगे हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ताप कम करके व दाब बढ़ा करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस की ऊपर ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाती है, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 का प्रश्न आंसर। तो हमारा पहला प्रश्न है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो आंसर में लिखेंगे कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। घनाकार बर्तन के एक फलक पर पंखा लगाया जाता है व अन्य 3 फलकों पर घास की चटाई होता है। उन पर एक युक्ति का प्रयोग कर पानी गिराया जाता है। पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है, जिसके लिए हम वह ऊष्मा अंदर आने वाली हवा से ग्रहण करते हैं और हवा ठंडा हो जाता है इस तरह से। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो उत्तर में लिखेंगे आप मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे घड़े में भरा पानी रिसकर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है। तो इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में।
बोल रहा है एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? उत्तर में लिखेंगे एसीटोन या पेट्रोल या इत्र शीघ्रता से बाष्पीकृत हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो यह हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तथा बाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा के रूप में हमारी हथेली क्या हो जाती है? इस तरह से ठंडा हो जाती है। वहाँ से जो भी गर्माहट थी वो पेट्रोल सोख लेता है और खुद वाष्प बन के उड़ जाता है, जिससे वहाँ का स्थान ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे बाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कम की अपेक्षा तेज़ी से होता है, इसलिए वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि प्लेट का जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है और कप का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, और ज़्यादा क्षेत्रफल से वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी तो ये जल्दी ठंडा होगा और इसको ठंड होने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मी में हमें किस तरह कपड़ा पहनना चाहिए? सूती कपड़ा। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि सूती वस्त्र पहनने चाहिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं पेज नंबर 13 और 14 में दिया गया प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो हमारा फिर से पहला प्रश्न आ गया कि तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो 293 है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है 470 डिग्री सेल्सियस केल्विन, इसको चेंज करना है सेल्सियस में तो 470 में से 273 घटाएंगे तो बचेगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। केल्विन में रहेगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है, केल्विन में से 273 आप घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आ जाएगा 298, वही केल्विन में आप लिख दीजिए 298 केल्विन हो जाएगा। उसी तरह 373 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है नेपथिलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। यानी नेपथिलीन को रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका उत्तर जानते हैं, क्या लिखेंगे। नेपथिलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ इसलिए कोई अवशेष नहीं बचता है। नेक्स्ट है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे पहुँच जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे इसका आंसर इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी प्रकार चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे भी इसका गंध पहुँच जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित पदार्थों में उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल है, चीनी है और ऑक्सीजन है। इसके बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार लिखना है। तो सबसे कम आकर्षण बल ऑक्सीजन का होगा क्योंकि ये गैस है, उसके बाद जल का होगा मध्य में और लास्ट में चीनी, इसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में होगा।
क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है यानी बर्फ़ के रूप में हो जाता है, इसीलिए ठोस कहलाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सी, कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि जल कमरे के ताप पर द्रव्य है। दूसरा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। लिखिए इसको। तो पहला प्रश्न इसका आंसर लिखेंगे, पानी कम ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसे जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकृति जैसा बन जाता है। इसका निश्चित आयतन होता है। इसे फर्श पर डालने से ढलान की ओर रहता है। अतः हम कह सकते हैं, अब प्रश्न नंबर बी में लिखा गया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पे ठोस क्यों होती है। तो आंसर में इसका लिखेंगे, लोहे की अलमारी कठोर और असंपिंडित होती है। इसका आकार निश्चित, इसीलिए ठोस होता है। अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए। बोल रहा है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। उत्तर में लिखेंगे 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है। फलतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अत्यधिक ठंडक पहुंचाता है। तो इसका आंसर लिख लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। बोल रहा है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी। तो आंसर लिखेंगे 373 केल्विन पर वाष्प की कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। अंततः 373 केल्विन पर वाष्प द्वारा ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 9 में बोला है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे ए है तो ठोस से द्रव बन रहा है, तो ए क्या कहलाएगा, गलन हो रहा है। उसके बाद बी क्या कह रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, तो यहाँ पे बी क्या दिखा रहा है, वाष्पीकरण को दिखा रहा है। नेक्स्ट है सी कहाँ पे है, गैस से द्रव बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, गैस से द्रव बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्रवण बोलते हैं। नेक्स्ट है द्रव से ठोस बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, जम रहा है, यानी कि द्रव से कोई चीज़ ठोस बन रहा है यानी जम रहा है तो उसको संलयन बोलते हैं या संलग्न बोलते हैं। नेक्स्ट है एफ में गैस से सीधा क्या बन रहा है, ठोस, तो इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण। ठीक है। उसके बाद ई जो है ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का।